हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम। आज हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का एक सूक्ष्म विश्लेषण यानी कि माइक्रो एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक टॉपिक में कितने सारे सब टॉपिक बनते हैं और क्या-क्या हमें पढ़ना है। चूँकि अक्सर आप सब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पढ़ना क्या है? सिलेबस तो जो है वो हम देख लेते हैं, क्या-क्या टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? तो हर एक टॉपिक का एक बड़ा माइक्रो एनालिसिस करके मैं आपको आज बताऊँगा कि आप किस तरीके से टॉपिक को तैयार करें और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक ढंग से मैं आपको आज जीपीएस दे रहा हूँ, आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप इस सेशन से समझ पाएँगे। पूरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को मैंने 4 हिस्सों में विभाजित किया है, यानी कि पहले फर्स्ट पेपर के 2 खंड हैं। खंड क में भाषा और लिपि के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाषा और लिपि से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खंड ख में फर्स्ट पेपर के खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कविता और गद्य का इतिहास से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सेकंड पेपर का जो खंड क है यानी कि पद्य खंड या जिसे हम काव्य खंड कहते हैं उसमें हर एक रचना से किस तरह के प्रश्न आते हैं। खंड ख में जो गद्य रचनाएँ लगी हुई हैं, उनमें कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है और अच्छे से डिटेल में जितने टाइटल, सबटाइटल बनते हैं मैं आज बताऊँगा। और इसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इसे जान लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर शायद ही कोई सवाल पूछा जाए, इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और एक ढंग से आपके पास पूरा मैप हो जाएगा हिंदी साहित्य का। आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, क्लासेस तो आप ले ही रहे हैं। तो इसे पढ़कर आप कभी भी एग्ज़ाम में जाएँगे, आप बिल्कुल फँसने वाले नहीं हैं। आप जो आपने स्टडी किया है, जो आपने पढ़ा है, उससे क्वेश्चंस आ जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है पेपर 1 के खंड क को, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहला जो अपना ये है, तो सबसे पहले हमने लिया है इसे खंड पेपर 1 के खंड क को जिसमें कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है। इसमें हमने हिंदी भाषा और लिपि को अलग-अलग खंडों में बाँट दिया है और इस पर हमने टॉपिक जो पढ़ना है आपको यानी कि आप खुद से पढ़ें या क्लास में आप करें, क्या-क्या पढ़ना है इसे हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी-सी बात मैं और कह दूँ और वो ये है कि अपना एक बैच शुरू होने जा रहा है, नया बैच हिंदी साहित्य का और 10 अक्टूबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य की क्लास जॉइन करनी है, वो इस क्लास को जॉइन कर सकते हैं और इसमें 10 अक्टूबर तक का समय है। इसमें जो फ़ीस है 10 अक्टूबर तक वो उसमें बहुत रियायत दी जा रही है, आपके सामने है। बस इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा, ये मेरा कोड है अजय लाइव, इसे यूज़ करके आप क्लास को जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप में से जिन लोगों ने कोचिंग क्लासेस ले रखी है, पहले से कहीं भी पढ़ा हो, मेरी क्लास की हो या कहीं और क्लास आपने ले रखी हो या खुद से आपने तैयार किया हो, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। स्टडी आईक्यू ने टेस्ट सीरीज़ शुरू किया है। इस टेस्ट सीरीज़ को आप जॉइन कर सकते हैं और अपने तैयारी का एक ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी कमियों को जान सकते हैं। क्या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ये भी आप इस टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए जान सकते हैं। ये ये कुल 12 पेपर हैं इसमें, जिसमें कि 8 सेक्शनल हैं और 4 फुल टेस्ट हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और ये शुरू होने जा रहा है 15 अक्टूबर से। तो ये भी एक सूचना है आपके लिए कि आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ भी एक कोड आपको नज़र आ रहा है, इस कोड को आप यदि यूज़ करते हैं तो इसमें जो फ़ी है उसमें आपको कंसेशन मिल जाता है। तो ये 2024 को टारगेट करके ये टेस्ट सीरीज़ रखा गया है। इस टेस्ट सीरीज़ के बाद सारे क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन करूँगा, खूब डिटेल में आपको बताऊँगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस डिस्कशन के थ्रू एक बार आपका पूरा सिलेबस भी
रिवाइज हो जाएगा, ठीक से आप उसे देख भी पाएंगे। बहरहाल हम लोग शुरू करते हैं ये सूक्ष्म विश्लेषण, यानी कि जो टॉपिक पूछा जाएगा इसमें सबसे पहला जो लिया है हमने प्राचीन हिंदी। जो हिंदी भाषा का जो विकास है, उसे आसानी के लिए सिलेबस में भी अलग-अलग रखा गया है और हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और इसमें जितने सारे टॉपिक हमने दे रखे हैं, इन सारे टॉपिक को देखें और इस पर नोट्स बना लें, अच्छे से पढ़ लें, तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, कोई समस्या नहीं आने वाली। मसलन जो पहला हमने लिया है प्राचीन हिंदी से, जो सवाल जिस तरह से पूछे जाएंगे या जो आपको पढ़ना चाहिए, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, बुक्स हो, आप इसमें सबसे पहले हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास आप देखिए कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन जो भाषा है, जननी है हिंदी की, वो संस्कृत है। संस्कृत से कैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट और फिर प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। आप जानते हैं कि हिंदी की पूर्ववर्ती भाषाओं को भी रखा गया है पाठ्यक्रम में, जिस पर अभी हम लोग टॉपिक में आगे है, यानी कि अपभ्रंश और औहट, हिंदी उसी से विकसित होती है। तो हिंदी के ऐतिहासिक विकास को एक बार जानें, फिर उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ अपभ्रंश, है ना? चूँकि अपभ्रंश हिंदी की ठीक पूर्ववर्ती भाषा है, अपभ्रंश और औहट। अवहट को उत्तरवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो इसलिए हमें अपभ्रंश अवहट को जानना चाहिए कि आखिर किस तरीके से हिंदी उससे निकली, प्रारंभिक हिंदी, और उसके व्याकरणिक, साहित्यिक और ध्वनिगत जो एक परंपरा दिखाई देती है अपभ्रंश अवहट की, जो हिंदी को उसका अवदान मिला, वो किस तरीके से मिला, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ये जानने के लिए अपभ्रंश और अवहट को भी अपने सिलेबस में रखा गया है। अपभ्रंश जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। पहली और दूसरी में पाली प्राकृत है, तीसरी अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश को हम लोग जानेंगे। उसके बाद अपभ्रंश से एक टॉपिक ये बनता है कि अपभ्रंश की भाषिक विकास की स्थिति और भेद, कैसे उसका विकास हुआ और उसके कितने भेद हैं। अपभ्रंश की विशेषताएं अक्सर पूछता है एग्जाम में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो अक्सर ये टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद औवट है, मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही विकसित है। फिर उसके बाद ये टॉपिक बनता है कि पुरानी हिंदी, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक हिंदी। तो ये बनता है टॉपिक। फिर इसके साथ ये भी बनता है कि अपभ्रंश, औभट और पुरानी हिंदी में एक तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है कि दोनों में क्या संबंध है ना? इन तीनों भाषाओं में क्या संबंध है, और इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अंतर और समानता। अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में अंतर, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में समानता। अपभ्रंश की जगह अवहट भी लिखा रह सकता है, अपभ्रंश अवहट को एक तरह से मानते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में आप तुलना कर लें, और जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि हिंदी की ये पूर्ववर्ती भाषाएं हैं, इसलिए उनमें समानता भी होगी और अंतर भी कुछ होगा, तभी तो ये भाषा अलग बनी है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक बड़ा बना बनाया यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो न जाने कितनी बार पूछा गया है, और वो है हिंदी भाषा को अपभ्रंश का योगदान। ठीक है ना? डॉक्टर नामवर सिंह जी का जो रिसर्च है वो इसी पे है, और ये टॉपिक में लगा हुआ है, और अक्सर इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान था। और जाहिर सी बात है कि अपभ्रंश से ही चूंकि हिंदी निकली है, तो अपभ्रंश का योगदान तो होगा ही होगा। फिर एक टॉपिक है कि हिंदी साहित्य को अपभ्रंश का योगदान। एक तो भाषा को योगदान, क्या भाषा का विकास में, और दूसरा साहित्य के विकास में। वैसे ही दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं, भाषा और साहित्य के विकास। तीसरा जो एक टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी का एक क्वेश्चन भाषा का, यदि आप कह लें कि पहले से हम कंफर्म रहते हैं, क्वेश्चन आउट रहता है, वो ये है टॉपिक। इससे हमेशा एक शॉर्ट नोट रहेगा ही रहेगा, यानी कि सिद्धनाथ संतों की भाषा कैसी है, खड़ी बोली का देखा जाता है इसमें कि प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली का स्वरूप कैसा है। तो ये पूछा जाता है कि जो
साहित्य है पीछे का, उसमें कैसे हिंदी का विकास हुआ है। तो सिद्ध और नाथ संतों ने जो अपने धर्म और संप्रदाय के प्रचार के लिए रचनाएं लिखी, उसके जरिए हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सिद्धनाथ संतों के साहित्य में हिंदी भाषा, अमीर खुसरो की भाषा, संत साहित्य में हिंदी, रहीम की भाषा, है ना? और इसी तरीके से दक्कनी हिंदी में प्रारंभिक हिंदी और खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप कैसा हुआ। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी में हर एक साल इसमें से कोई एक शॉर्ट नोट पूछ दिया जाता है, सिद्धनाथ साहित्य या अमीर खुसरो या संत या रहीम या फिर दक्कनी। तो इस टॉपिक को तो आप खूब अच्छे से तैयार कर लें और मान के चलें कि इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले ही हैं, आएंगे। अब आ जाइए जरा मध्यकालीन हिंदी में। अपने पाठ्यक्रम में अवधि और ब्रज को लगाया गया है। अवधि और ब्रज का विकास मध्यकाल में होता है, जो इतिहास का मध्यकाल है, और साहित्य का भी ये मध्यकाल हम लोग कहते हैं, मध्यकालीन हिंदी। भाषा के दृष्टिकोण से प्राचीन हिंदी में अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी में अवधि ब्रज को हम लोग पढ़ते हैं। अवधि और ब्रज जो टॉपिक दिया गया है, इसमें हमें क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए। इसमें सबसे पहला तो जो सिलेबस में लगा हुआ है कि अवधि का मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ। चूंकि अवधि हम जानते हैं कि एक क्षेत्र विशेष की बोली थी, अवध क्षेत्र की, जो लखनऊ से लेकर उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक अगर आप चले जाएं तो ये अवध का क्षेत्र है, बस्ती, गोरखपुर। तो इस क्षेत्र में अवधी बोली जाती थी। ये गांव ग्रामीण की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे परिमार्जित, परिष्कृत होते होते अवधी साहित्य की भाषा बन गई, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे बड़े बड़े रचनाकारों का आगमन हुआ, अवतार हुआ, और उन्होंने इस भाषा का विस्तार किया। तो साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे अवधी तब्दील हुई, ये आपको जानने की जरूरत है। अवधी भाषा का एक परिचय भी हम लोग देखेंगे। सूफी काव्य धारा में अवधी का विकास, ऐसे करके पूछा जाता है क्वेश्चन। किस अवधि के विकास में राम मार्गी कवियों का बड़ा योगदान है और सूफी कवियों का योगदान है। सूफी कवि जो थे, जो इस्लाम से प्रभावित होने के बावजूद इस्लाम में सुधारवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे थे, उन सूफी संतों की भाषा भी अवधी ही है। मलिक मोहम्मद जायसी हो, कुतबन हो, मज्जन हो, नूर मोहम्मद, जितने भी ऐसे सूफी कवियों के नाम आप देखेंगे, सब अवधी में लिख रहे थे। तो सूफी कवियों के यहाँ, फिर राम भक्त कवियों के यहाँ अवधी का विकास कैसे हुआ, फिर हिंदू प्रेमाख्यानकारों की अवधि। चूंकि प्रेमाख्यानक काव्य यानी कि प्रेम आधारित काव्य प्रायः सूफी कवियों ने लिखा है, ठीक है ना? तो सूफी कवियों की अवधि में या प्रेमाख्यानक काव्य की अवधि में हम लोग सूफियों को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ हिंदी हिंदू कवियों ने भी प्रेमाख्यानक रचनाएं की हैं, प्रेम के आख्यान लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। तो हिंदू कवियों की भाषा कैसी है प्रेमाख्यानक काव्य की, ये इसमें देख। फिर एक है इसमें काव्य भाषा के रूप में अवधी का भाषाई या स्वरूपगत विकास। कई बार जोड़ के पूछा जाता है, कई बार अलग से पूछा जाता है कि जो मध्यकाल में अवधी भाषा का विकास हुआ, उसमें अवधी भाषागत क्या विशेषता देखने को मिलती है। एक तो साहित्य हम लोग दिखा देते हैं कि सूफी कवियों के यहाँ और राम मार्गी कवियों के यहाँ अवधी का विकास हुआ। रचनाओं का उल्लेख कर देते हैं, रचनाकारों का उल्लेख कर देते हैं। लेकिन भाषाई आधार पर अवधी की ऐसी कौन-सी विशेषताएँ नज़र आती हैं, ये भी थोड़ा जानना चाहिए। फिर अवधी की शक्तियाँ और सीमाएँ, क्या उसकी कमजोरियाँ हैं? ये भी। अवधी की वर्तमान स्थिति क्या है? थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आज अवधी क्या है? तो आप जानते हैं कि अवधी एक ज़माने में साहित्य की भाषा थी, लेकिन आज वो सीमित होके फिर से बोली के रूप में तब्दील हो गई है। या उसको आप कह सकते हैं कि विभाषा के रूप में है, बोली से बड़ी और भाषा से छोटी, विभाषा। तो आज एक डायलेक्ट के रूप में अवधी है। हिंदी की जो 17 बोलियाँ हैं, उसमें एक अवधी है, और अवधी में लिखा जा रहा है बेशक आज भी, लेकिन जिस तरीके से मध्यकाल में एक साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त था अवधी को, वो आज दर्जा नहीं है। इसके बाद है ब्रज भाषा। अवधि के बाद ब्रज भाषा, सेम सवाल पूछा जाता है एक,
कि मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ब्रज भी ब्रजमंडल की बोली थी। मथुरा और उसके आसपास के जो जिले हैं, जिसको हम लोग ब्रजमंडल कहते हैं, उस ब्रजमंडल की बोली थी ब्रज। लेकिन उसमें अनेक ऐसे बड़े कवियों का अवदान और योगदान मिला, खासकर महाकवि सूरदास जी आए और कृष्ण मार्गी काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले जो दूसरे अन्य कवि आए, उन्होंने सभी ने ब्रज भाषा में लिखा और सूर तो अकेले काफ़ी हैं, कह सकते हैं आप, इतने बड़े कवि जिन्होंने कृष्ण काव्य की झड़ी लगा दी, इतनी सारी रचनाएँ की उन्होंने कि ब्रज भाषा का विकास ही नहीं हुआ बल्कि ब्रज भाषा साहित्य की भाषा बन गई। फिर भक्ति काल के बाद जो रीतिकालीन साहित्य है, उसमें जो श्रृंगारिक रचनाएँ लिखी गई, वो सब ब्रज भाषा में लिखी गई। पूरा रीतिकाल लगभग 200 वर्षों का है समय और 200 वर्षों में ब्रज भाषा चलती रही। और एक समय ऐसा आया जब ब्रज भाषा एक अपना अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त कर लेती। तो एक बोली से ब्रज भाषा का उत्थान और कैसे साहित्यिक भाषा बन गई, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एग्जाम में सवाल अक्सर हाँ, ये पूछा जाता रहा है। कभी अवधि, कभी ब्रज, ये पूछा जाता है। ब्रज भाषा का परिचय भी हम जानेंगे। सूर्य सूर पूर्व युग की ब्रज भाषा शॉर्ट नोट आता है। सूर के पहले की ब्रज भाषा, सूर का युग यानी कि सूरदास जी के ज़माने में ब्रज भाषा यानी कि सूर का योगदान, और फिर ऋतिकालीन काव्य में ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ। फिर एक टॉपिक बनता है कि काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का स्वरूपगत विकास किस तरीके से हम देखते हैं, है ना? यानी कि एक भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में ब्रज किस तरीके से विकसित होती है और ब्रज भाषा में कौन-कौन से उसके भाषिक लक्षण और उसके विशेषताएँ देखने को मिलती है। तो ब्रज पे इस तरीके से यदि आपने ब्रज भाषा को पढ़ा और छोटे-छोटे टुकड़ों में इन सब चीज़ों को देख लिया, तो फिर आप कभी फँसने वाले नहीं, है ना? एकदम आसान हो जाता है जब सिलेबस को आप इस तरीके से देखते हैं। तो जब भी आप ब्रज को पढ़ें, ब्रज भाषा को पढ़ें, आप इन इस तरीके से आप इन टुकड़ों में इसको विभाजित कर लें और इस तरीके से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। सूर्य के पहले ब्रज का स्वरूप क्या है, सूर्य योगीन ब्रज, और सूर्य के बाद ब्रज भाषा का विकास कैसे हो, ठीक है ना? एक प्रश्न ये भी ब्रज भाषा पे बनता है कि अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति काल में और फिर उसके परवर्ती काल जो है ऋतिकाल में ब्रज भाषा चलती रही। मुगलों की राजधानी आगरा बनी और आगरा की भाषा ब्रज थी, तो राजधानी की भाषा होने के कारण उसको राजनीतिक, सामाजिक समर्थन मिला, धार्मिक समर्थन मिला। कृष्ण की भूमि होने के कारण अवध ब्रज मंडल में ये भाषा चल रही थी। तो धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि ब्रज भाषा का एक अखिल भारतीय विस्तार दिखाई देता है। बंगाल से लेकर पंजाब तक, यहाँ तक कि जो गुरु नानक ने जो संग्रह किया अपना, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो संग्रह है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी ब्रज के पद और ब्रज की रचनाओं का अंश मिलता है। तो बंगाल से लेकर पंजाब तक आप देखेंगे कि ब्रज भाषा का विस्तार हुआ और जो खड़ी बोली हिंदी है, उसके आने के पहले असल में ब्रज भाषा ही एक साहित्यिक भाषा के सिंहासन पर बैठी हुई थी। हम लोग जानते हैं कि खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को ही रिप्लेस किया। ब्रज भाषा का बहुत विस्तार था और खासकर राजधानी की भाषा होने के कारण। तो ब्रज भाषा एक ज़माने में अखिल भारतीय विस्तार पा लेती है, इसको जानना है। फिर एक टॉपिक हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता के कारण एक गंभीर कलात्मक गुण दिखाई देते हैं ब्रज भाषा में। उसके कारण क्या हैं? किस तरीके से सूरदास ने और ऋतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा के उस कलात्मकता को रेखांकित किया, निरूपित किया, उसे दिखाया, और सूर का काव्य हमें इतना रुचिकर लगता है, इतना मनोहारी है, या फिर ऋतिकाल की जो श्रृंगारिक रचनाएँ हैं, वो हमें इतना प्रभावित करती हैं और आज भी हमारा मनोरंजन करने में वो सक्षम है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये भाषा का कमाल है। ब्रज भाषा ऐसे ही बड़े ही कोमल कांत शब्दावली की भाषा है, बड़ा प्रेम पूर्वक
उसमें उसके शब्द हैं और उसका लहज़ा है, उसकी शैली है। जो पिंगल शैली की रचनाएँ लिखी जाती थी, वो पिंगल शैली की रचनाएँ ब्रज में ही लिखी जाती थी। तो ब्रज भाषा की जो मधुरता है, ब्रज भाषा में जो लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, ब्रज भाषा की जो भाषिक शक्ति है, उन सब चीज़ों को इसमें हम लोग दिखाते हैं कि गंभीर कलात्मकता उसमें नज़र आती है। ब्रज भाषा की कुछ सीमाएँ भी दिखा देंगे, शक्तियाँ और सीमाएँ, क्या उसकी उपलब्धियाँ हैं और क्या सीमाएँ हैं। एक एक टॉपिक शॉर्ट नोट बनता है ब्रज और अवधी में समानता और अंतर। दोनों को पढ़ लें कि ब्रज और अवधी में क्या समानता है और क्या अंतर है। समानता की बात करें आप तो देखेंगे कि दोनों जुड़ी हुई हैं और दोनों हिंदी की सहयोगी बोलियां हैं, 17 बोलियों में से दोनों आती हैं, है ना? कई व्याकरणिक और साहित्यिक साम्यता भी है और अंतर पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दोनों भाषाएं अलग हैं। एक इकार-उकार बहुल भाषा है तो एक ओकार बहुल भाषा है। ब्रज भाषा ओकार बहुल भाषा है। गयो, रहियो, है ना? आयो और अवधि जो है ईया, उआ वाली भाषा है और इकार बहुल भाषा है। जाई, आई, जासु, रहियो, है ना? रहूँ, तो उकार, इकार बहुल भाषा अवधि है। तो दोनों के अंतर। फिर इसी तरीके से खड़ी बोली अब आ जाइए। खड़ी बोली के विकास में अपभ्रंश का योगदान क्या है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खड़ी बोली ब्रज भाषा को ही रिप्लेस करके आई। आपको पता ही है कि भारतेंदु जो हैं, भारतेंदु के ज़माने में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू होता है और भारतेंदु का जो समय है वो भाषा के दृष्टिकोण से संधि काल है जहाँ ब्रज भाषा में भी रचनाएँ हो रही हैं और खड़ी बोली में। और खासकर पद्य की रचनाएँ ब्रज भाषा में हो रही हैं और गद्य की रचनाएँ खड़ी बोली में हो रही हैं। तो खड़ी बोली धीरे-धीरे विकसित होती हुई ब्रज को रिप्लेस करती है, ब्रज सीमित हो जाती है और खड़ी बोली फिर चल पड़ती है। तो याद रखिएगा कि चूँकि दोनों एक दौर में साथ चलती हैं, इसीलिए निश्चित तौर पर खड़ी बोली का योगदान ब्रज भाषा का योगदान खड़ी बोली के विकास में है। तो कैसे ब्रज खड़ी बोली के विकास में अपना अवदान देती है, इसको देखेंगे। ब्रज भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है, जानेंगे और फिर हम देखेंगे खड़ी बोली, क्योंकि इसके बाद खड़ी बोली सिलेबस में आता है। खड़ी बोली का नामकरण कैसे हुआ? 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली कैसी थी? 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? ये सब हम लोग पढ़ते हुए जानते हैं और ये सीधे-सीधे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास कितनी बार पूछा जा चुका है। 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप, कैसे खड़ी बोली धीरे-धीरे साहित्यिक रूप अख्तियार करती है। भारतेंदु युग में पहले गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास होता है और फिर धीरे-धीरे पद्य की भाषा भी खड़ी बोली बन जाती है। फिर 20वीं शताब्दी में पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये अवधि, ब्रज और खड़ी बोली को जानने के बाद हम सिलेबस का जो दूसरा अगला जो हिस्सा है, उसे हम देखेंगे जिसे हम आधुनिक हिंदी के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वैज्ञानिक तकनीकी भाषा जो अपने पाठ्यक्रम में दिया है। आधुनिक हिंदी किस तरीके से विकसित हुई, किन-किन रूपों में विकसित हुई, क्या-क्या उसकी समस्याएँ थीं, कैसे उन समस्याओं का समाधान किया गया, ये सब यहाँ रखा गया है। और एक बात मैं आपको बीच में और कह दूँ कि इस सिलेबस के डिस्कशन को सुनते हुए, देखते हुए आप ये मत समझेंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है। असल में टॉपिक को मैं ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ और इसलिए ताकि जब आप एक टॉपिक को पढ़ें तो उसमें इस ढंग से आप अलग-अलग खंडों में अपने नोट्स को डिवाइड कर दें, क्योंकि शॉर्ट नोट में ये अलग-अलग हिस्से इस तरीके से पूछे जाते हैं। टॉपिक तो एक ही है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास। लेकिन उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे उसमें अलग-अलग खंडों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए हमने इस तरीके से उसका माइक्रो एनालिसिस किया है, उसका माइक्रो डिवीजन किया है। तो ऐसा मत समझिए कि सिलेबस बहुत लंबा है। आप जब पढ़ेंगे तो अपने ये सारी चीज़ें उसमें ऐसे ब्रेक करके आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे से सिलेबस को तैयार कर सकें।
तो आधुनिक हिंदी में पहले आपको जानना चाहिए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। कई बार पूछा भी है यूपीएससी में, भाषा और बोली। और बोली ही आगे चलकर जब परिष्कृत हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, उसका मानकीकरण हो जाता है, साहित्य में प्रयोग शुरू हो जाता है, तो बोली भाषा बन जाती है। आप कह सकते हैं कि बोली भाषा का अनगढ़ रूप है, क्योंकि बोली का कोई रूप निश्चित नहीं होता, उसमें अनेक रूपता होती है, लेकिन जब मानकीकरण हो जाता है, तो वही बोली भाषा बन जाती है और विविध क्षेत्रों में उसका प्रयोग शुरू हो जाता है। तो भाषा और बोली में अंतर। इसके बाद काव्य भाषा तथा बोली में अंतर संबंध क्या है? हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। उनमें किस तरीके से संबंध है परस्पर, इसको हम लोग टॉपिक में देखेंगे। हिंदी भाषा क्षेत्र कौन है? तो 10 राज्य हमारे देश के हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो संविधान के तहत मतलब उनको वैधानिक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है 10 राज्यों को, जो केंद्र सरकार से अपने पत्राचार हिंदी में करते हैं। तो हिंदी भाषा क्षेत्र, फिर हिंदी भाषा क्षेत्र 10 राज्य तो हैं ही, इसके बाहर और जो क्षेत्र हैं और विदेशों में हिंदी का प्रयोग होता है, ये सारी बातें हम लोग हिंदी भाषा क्षेत्र में दिखाते हैं। तो देखेंगे कि हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन-कौन सा है, यानी कि कहने का मतलब उसका जो प्रयोक्ता क्षेत्र है वो कितना विस्तारित है, ये हम लोग इस टॉपिक में हम लोग करते हैं। फिर एक है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर। हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर इन 5 उपभाषाओं की बोलियों को 2 हिस्सों में हम लोग बाँट देते हैं और वो है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी। ये 17 बोलियों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में दिखाया जा सकता है, जो एक तरफ पूरब की ओर विकसित हुई, जैसे कि बिहारी हिंदी 5 उपभाषाएँ हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में जो अवधी और बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, तो इन सबको पूर्वी हिंदी में। और बाकी जो 2 3 जो उपभाषाएँ हैं, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इसकी जो बोलियाँ हैं, इनको रखते हैं लोग पश्चिमी हिंदी में। तो मोटे तौर पर पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में हिंदी की 17 बोलियों को विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं और दिखाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पूर्वी हिंदी किस तरीके से बोली लिखी जाती है, पश्चिमी हिंदी किस तरीके से बोली लिखी। इसके बाद है हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान। ज़ाहिर-सी बात है कि हिंदी मैंने आपसे कहा कि हिंदी कोई एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हिंदी अपने क्षेत्र की कुल 17 बोलियों का एक समावेश भी है, एक समूह भी है। तो हिंदी जिसे हम कहते हैं, उसके विकास में इसकी बोलियों का क्या योगदान है? चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, छत्तीसगढ़ी हो, बघेली हो, बुंदेली हो, कन्नौजी हो, भोजपुरी, बंगही, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मारवाड़ी ढूंढानी यानी कि जयपुरी या फिर हरियाणा की बोलियां जो हैं, ये जितनी भी हैं, इन सब ने किस तरीके से हिंदी को संपन्न किया है, हिंदी को समृद्ध किया है, ये इसमें हम लोग तो हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध क्या है, ये भी पूछा जाता है। संबंध ऐतिहासिक संबंध क्या है, व्याकरणिक संबंध क्या है, साहित्यिक संबंध क्या है, इस तरीके से संबंध भी दिखाया जाता है। हिंदी की बोलियों और स्वतंत्र भाषा के रूप में पहचान का मुद्दा। एक मुद्दा ये भी है कि हिंदी की बोलियां आज स्वतंत्र पहचान के लिए तड़प रही हैं। कई हिंदी की बोलियां 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही हैं, उनके लोग आंदोलन कर रहे हैं। बोलियां आंदोलन कर रही हैं यानी कि बोलने वाले लोग। जैसे अभी मैथिली को शामिल कर लिया गया 8वीं अनुसूची में। अब भोजपुरी लाइन में है। भोजपुरी के लोग भी चाह रहे हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो हिंदी की बोलियां अगर हिंदी से ही टकराएँगी, तो हिंदी का क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, हिंदी की बोलियां आज स्वतंत्र पहचान के लिए तड़प रही हैं, स्वतंत्र पहचान के लिए बहुत आंदोलनरत है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हिंदी की बोलियां सब मिलकर ही हिंदी बनाती हैं। अगर हिंदी से ही टकराएँगी,
तो हिंदी का क्या होगा? तो पहचान का मुद्दा एक है। उसके बाद है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे उसका विकास हुआ? राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कैसी है? राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग हिंदी को मानते हैं अघोषित रूप से। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा का उल्लेख है। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इसी तरीके से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में वही टॉपिक है हिंदी का विकास। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछा जाता है। फिर एक टॉपिक बनता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा, यानी कि आजादी के पहले किस तरीके से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाया गया। ये दिगर बात है कि आजादी के बाद संविधान निर्माण के क्रम में हिंदी को फिर राष्ट्रभाषा बनाने पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित किया गया। एक टॉपिक बनता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे उसका विकास हुआ, किस तरीके से सारे नेताओं ने एक स्वर में राष्ट्रभाषा के रूप में उसे आगे बढ़ाने का किया प्रयास। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में विभिन्न नेताओं का योगदान शॉर्ट नोट बन सकता है। और इसमें हम ये दिखाते हैं कि चाहे उत्तर भारत के नेता हों, चाहे दक्षिण भारत के, चाहे पश्चिम भारत के, सबने एक स्वर में हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। नवजागरण आंदोलन के नेताओं ने भी, चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एनी बेसेंट, सब ने हिंदी के पक्ष में अपनी बात कही। आजादी के आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय हों, सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, सी राजगोपालाचारी हों, ये जितने भी नेताओं के आप नाम जानते हैं, के एम मुंशी हों, सब ने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। तो इन सब का नाम और इन सब के योगदान को हम लोग दिखाएंगे। फिर राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में प्रमुख संस्थाओं का योगदान, शॉर्ट नोट ये भी बनता है कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो विद्यापीठ के नाम से गांधी जी ने स्थापित किया, हिंदी विद्यापीठ, और इसके अलावा काशी नागरिक प्रचारिणी सभा है ना, या अभी बाद में जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय बने हैं और तमाम तरह की जितनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने हिंदी के विकास में कैसे योगदान दिया है, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से एक टॉपिक ये बन जाता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में दक्षिण भारतीय राज्यों का योगदान, किस तरीके से दक्षिण भारतीय राज्यों ने भी अपना योगदान दिया है। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास हेतु सुझाव क्या देंगे आप, ये भी पढ़ना चाहिए कि कैसे राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास हो। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कि हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को कहां से कहां रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है। आपको पता है कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, उसके अलावा विभिन्न अनुच्छेदों में न्यायालय की भाषा और संसद और विधानमंडल की भाषा के रूप में हिंदी के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें इसमें दिखानी है। फिर राजभाषा हिंदी की प्रगति कैसे हो, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी कैसे विकसित हो, ये इसमें। राजभाषा हिंदी के विकास के सुझाव, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के मध्य संबंध क्या है, हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसे किया गया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानक भाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, मानकीकरण की शर्तें क्या हैं, कैसे मानकीकरण किया जाता है, ये भी जानिए। मानकीकरण का मतलब है कि भाषा का एक स्टैंडर्ड रूप तय कर देना, उसकी अनेक रूपता को समाप्त करके भाषा के जो वर्णमाला है, भाषा की लिपि, चिन्ह है, भाषा की ध्वनियां, भाषा के शब्द, इन सब का मानक रूप तय कर देना ताकि भाषा सब जगह एक प्रकार से बोली जाए। मानकीकरण करने की समस्याएं क्या हैं, हिंदी के मानक रूप का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इस बार भी 23 में भी पूछा गया है क्वेश्चन हिंदी फॉन्ट को लेकर। तो कैसे मानक भाषा का विकास किया गया, किस तरह से विकास हुआ, ये इसमें आपको देख, ठीक है ना। फिर इसके बाद मानक हिंदी का स्वरूप कैसा है, आज जो हमारी हिंदी मानक हिंदी है उसकी लिंग व्यवस्था, वचन व्यवस्था, व्याकरणिक रूप वगैरह वगैरह पे सवाल पूछा जाता है। मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं वही है, ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, ये सब इसके अंदर ही आ जाता है। ये सब इसके अंदर ही है, ये सारी चीज। यानी कि आज मानक हिंदी के थोड़ी व्याकरणिक विशेषताओं को भी देख लीजिए।
कि कैसी उसकी विषय व्याकरण कैसे उसका निश्चित किया गया है। इसके बाद हिंदी का वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ और आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हिंदी कैसे प्रचलित है, लोकप्रिय है, उसका प्रयोग बढ़ रहा है, ये सारा कुछ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। तो देखिए कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी कैसे आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं आज जितने भी विज्ञान के विषय हैं उन सब में हिंदी पे लिखा जा रहा है। जो हमारे नए-नए उपकरण हैं, डिवाइसेज़ हैं, वो सब हिंदी में काम कर रहे हैं। चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, चाहे इंटरनेट की सर्विस हो, सारी चीज़ें अब हिंदी में काम हो रहे हैं। तो हिंदी का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास कैसे हुआ? एक तो हिंदी भाषा का ठीक है? एक ही बात है, एक ही टॉपिक है, दोनों में से एक ही कह लीजिए, इसको बल्कि हटा सकते हैं। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, हिंदी का कंप्यूटर में प्रयोग, तकनीकी भाषा के रूप में नए विकास, पारिभाषिक शब्दावली कैसे आज बन रहे हैं, टर्मिनोलॉजी बन रहे हैं, उसमें समस्या क्या है और समाधान क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है साइंस में टर्मिनोलॉजी की, उसके जो शब्दावली है। कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके हिंदी अभी नहीं बन पाए हैं। कंप्यूटर को या इंटरनेट को हमने बना दिया, इंटरनेट का अंतर्जाल हमने हिंदी बना दिया है। जो माउस है उसका हमने हिंदी अब बनाने में कठिनाई है। जो कीबोर्ड है उसका कुंजी पटल बना दिया है। लेकिन जो मदरबोर्ड है उसका हिंदी अभी हम लोग नहीं बना पाए हैं, मदरबोर्ड का क्या हिंदी बनाया जाए? अब उसका हिंदी बनाएँगे माता मंडल, मदरबोर्ड, तो अच्छा लगेगा नहीं, तो क्या नया शब्द हो सकता है? तो कैसे वैज्ञानिक शब्दों का हिंदी शब्दावली बने, ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें समस्या क्या है, समाधान क्या है? एक आयोग भी काम करता है जिसका नाम है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ये आयोग कैसे काम कर रहा है, इसका योगदान क्या है, ये सारी चीज़ें। हिंदी भाषा एवं लिपि के विकास में नागरी प्रचारणी सभा का क्या योगदान है? जो बनारस की, काशी की सबसे पुरानी संस्था है नागरी प्रचारणी सभा, उसका योगदान क्या है? फिर खड़ी बोली आंदोलन में विभिन्न विद्वानों का योगदान क्या है? ये भी देखेंगे। खड़ी बोली के विकास में कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने योगदान दिया है। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी, प्रयोजन मूलक यानी कि सरकारी कार्यालयों में किस तरीके से हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, क्या-क्या समस्याएं हैं, कैसे आवेदन पत्र लिखना या तमाम तरह के जो ऑफिशियल नोट्स होते हैं, टिप्पणियां होती हैं, वो कैसे लिखी जा रही है वगैरह वगैरह। और फिर एक निबंध जैसा एक टॉपिक बनता है भूमंडलीकरण और हिंदी। भूमंडलीकरण ने हिंदी को कैसे प्रभावित किया है? भूमंडलीकरण के कारण हिंदी भाषा का कैसे एक वैश्विक प्रसार हुआ है? हिंदी आज ग्लोबल भाषा बनी है, दुनिया के देशों में पढ़ाई जा रही है, विश्वविद्यालयों में बोली जा रही है, समझी जा रही है, उसका प्रयोग बढ़ रहा है। विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां और मल्टीनेशनल मीडिया ने भी हिंदी का प्रयोग शुरू किया है। तो एक भूमंडलीकरण के दौर में जहां जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं, वहाँ हिंदी के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, ये चीज़ें यहाँ इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? अब आ जाइए ज़रा लिपि पे, ठीक है ना? लिपि पे अब हम लोग आ जाएँ। लिपि का विकास या लिपि में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़रा इसको देखिए, ठीक है ना? लिपि। तो लिपि इसको अगर हम लोग देखें, हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि को, तो इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ज़रा इसे देखिए। देवनागरी लिपि का एक तो परिचय पहले जानिए, देवनागरी लिपि का परिचय कि देवनागरी लिपि का विकास और उद्भव और विकास कैसे है। फिर भाषा और लिपि का संबंध क्या है? ये अंतर्संबंध और अंतर, ठीक है ना? भाषा और लिपि, तो आप जानते हैं कि भाषा मुख से उच्चरित ध्वनियाँ हैं और उन्हीं ध्वनियों के जो चिन्ह हैं, लिखित चिन्ह हैं, उनको लिपि कहते हैं। तो भाषा और लिपि में संबंध अंतर, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, परिचय वाला। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे देवनागरी लिपि पड़ा, ये जानिए। मानक या आदर्श लिपि के रूप में उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, कैसे उसे एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में माना जाता है और उसके कई कारण हैं। हम सब लोग जब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि जो बोली जाती है वही लिखी जाती है,
एक उच्चारण के लिए, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है, वगैरह वगैरह। तो मानक या आदर्श लिपि के रूप में देवनागरी की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं या वैज्ञानिकता, वही बात हुई। देवनागरी लिपि की कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, फिर देवनागरी लिपि का मानकीकरण कैसे किया गया और उसमें अभी भी क्या सुधार की गुंजाइश है, अपेक्षित सुधार के सुझाव, ये हमेशा पूछा जाता रहा है। यूपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि में मानकीकरण, देवनागरी लिपि का मानकीकरण और अपेक्षित सुधार के सुझाव दीजिए। ये हमेशा पूछा जाता है। इसी तरीके से काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा देवनागरी लिपि के सुधार का प्रयास कैसे हुआ? एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय लिपि के रूप में या अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी कैसे आगे बढ़ रही है? अखिल भारतीय या राष्ट्रीय लिपि का मतलब है कि राष्ट्र की जितनी भाषाएं हैं, क्या उन सभी भाषाओं को व्यक्त करने में हमारी लिपि सक्षम है? यदि सक्षम है तो ठीक, और जहां-जहां कमियां हैं उसके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं? देवनागरी लिपि में क्या परिवर्तन होने चाहिए? ये इसमें हम लोग बताते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ बातें कहूं, जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द आ गए हैं दूसरी भाषाओं के और वो कॉमन शब्द हैं। जैसे हम लोग साउथ इंडियन फूड जो है, डोसा, इडली, है ना? या और ऐसे शब्द जो हैं, अब उनका सही-सही प्रोनाउंसिएशन कैसे हिंदी में, उनका उच्चारण कैसे हिंदी में? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उनके उच्चारण के लिए हम लिपि चिन्हों में परिवर्तन करें। जैसे एक एक बड़ा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम लोग लिखने लगे हैं डॉक्टर, ऐसे। अब डॉक्टर लिखते हैं, ये चिन्ह तो हमारी लिपि में है नहीं, ये चिन्ह तो हमारी लिपि में है ही नहीं। हमने इसको अपनाया है डॉक्टर जैसे शब्दों के उच्चारण करने के लिए। जैसे हम लोग लिखते हैं लॉ, हिंदी में लॉ, तो इसके लिए ये हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि हल्का ओ, ह्रस्व ओ, जो ओ है, इसका ह्रस्व रूप प्रयोग करने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि हल्का सा ओ बोलना है, बिल्कुल ओ नहीं कहना है, डॉक्टर नहीं कहना है, डॉक्टर। तो लिपि में क्या परिवर्तन हो, ये सारी बातें आती हैं इसमें। एक राष्ट्रीय लिपि के रूप में कैसे देवनागरी का विकास हो। तो ये जितने टॉपिक हैं अपने भाषा और लिपि के, उनका हमने यहाँ एक सूक्ष्म विश्लेषण किया है, उसे हमने अलग-अलग टॉपिक में, सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ लें, आराम से रहिए, कहीं कोई सवाल नहीं छूटने वाला और 100% आप घर से तैयार होके जाइए और आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाहर नहीं। तो अब आप ऐसा मत समझेंगे कि मैं कोई चुनौती दे रहा हूं यूपीएससी को, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस देख लें, ये टॉपिक के अंदर इतने ही डायमेंशंस बनते हैं। तो अगर इतने डायमेंशंस पे, इतने आयामों पे आपने तैयार कर लिया, तो फिर काहे का डरना? तो ये जो एनालिसिस मैंने किया है, आप सब इसे देखिए और ऐसे अपने नोट्स तैयार कीजिए, ऐसे पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ढंग से पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में मैक्सिमम मार्क्स लाएँगे और लाते भी रहे हैं स्टूडेंट। हिंदी साहित्य तो कितना पॉपुलर है आप सब जानते हैं। और फाइनली अंत में ये भी कहूँगा कि अगर हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र मेरे क्लास ले रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। जिन लोगों को अभी पढ़ने का विचार बन रहा हो, जो हिंदी साहित्य ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप सबका स्वागत है। आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और 3 से 4 महीने में हिंदी साहित्य को खूब अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।